अब जैसे इस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको दो इक्वेशन दे रखी है और कुछ ऑप्शन है जिसके अंदर हमें Z1 Z2 का आर्गुमेंट निकालना है। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है कि Z1 बार इक्वल है आयोटा Z2 बार। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की बोथ साइड क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। अगर हम इसके बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ से ये तो आएगा Z1, और अगर हम इसकी राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा माइनस आयोटा और ये आ जाएगा Z2। अगली स्टेप में आप क्या करो, इस इक्वेशन के बोथ साइड क्या लो, आर्गुमेंट। अगर आप इस इक्वेशन के बोथ साइड आर्गुमेंट लोगे तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड राइट साइड आएगा आर्गुमेंट ऑफ कितना आएगा, ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा Z2। अगर हम इसके बोथ साइड आर्गुमेंट लें, अब आप इसके अंदर राइट साइड में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाओ तो आपके सामने इक्वेशन आएगी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल आएगा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ, ये आएगा माइनस आयोटा एंड आर्गुमेंट ऑफ यहां से आएगा कितना, Z2। ऐसा आ जाएगा। आप सबको पता है कि जो माइनस आयोटा आता है इसका जो आर्गुमेंट आता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, -π/2। तो फाइनली एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये इक्वल आ जाएगा कितना, -π/2। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब ऐसी एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट से बनाएंगे। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को यहां लिखें तो यह आएगा आर्गुमेंट ऑफ दैट इज Z1 अपॉन Z2 क्या आएगा, बार, और ये कितना आ जाएगा, पाई। आपको बताया कि जो आर्गुमेंट होता है इस पे लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये लॉग m/n की तरह बिहेव करेगा। तो इससे अगर आप लिखोगे तो यहां से आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 और माइनस में आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ दैट इज, ये आएगा Z2 बार, और इक्वल कितना आ जाएगा, पाई। अगर हम इसे और सोल्व करें तो आपको पता है कि जो Z2 बार होता है इसका आर्गुमेंट आता है, अगर हम Z2 का आर्गुमेंट आ जाएगा यानी आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार बराबर होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करें तो यहां से ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ दैट इज Z1 प्लस ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ दैट इज Z2 एंड दिस इज इक्वेशन पाई। मान लेते हैं हम इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, बहुत सीधा सा काम करना है कि हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो यहां से अगर आप देखो कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो मैं इसको अलग कलर से यहां लिख देता हूं कि अगर मान लो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आर्गुमेंट Z1 और आर्गुमेंट Z2, तो Z2 कटेगा तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 आर्गुमेंट ऑफ दैट इज Z1, ये कितना आएगा, π/2। अगर आप इसमें ऐड करोगे, क्योंकि अगर आप -π/2 प्लस π/2 को ऐड करोगे तो फाइनली यहां से जो आर्गुमेंट Z1 आएगा, इस आर्गुमेंट Z1 की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है यहां से वो आएगी π/4। तो पहले चेक करो कि आर्गुमेंट Z1 π/4 दे रखा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, तो 2 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं यहां लिखूं, तो अगर हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से 2 आर्गुमेंट ऑफ हमें Z2 मिलेगा। तो जो 2 आर्गुमेंट Z2 हमें मिलेगा तो पाई में से -π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर कितना आएगा, 3π/2। और अगर आप इसे डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ Z2 आएगा 3π/4। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 3π/4 किसी भी ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर -3π/4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि इन जो पॉसिबल ऑप्शन है इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक आपको क्वेश्चन में इलिप्स दे रखा है। मान लो सपोज करो कोई इलिप्स आपको गिवन है इस तरह का, कि मान लेते हैं ये कोई इलिप्स है और क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y = x+1। तो मान लेते हैं ये y = x+1 की स्ट्रेट लाइन है, x0 पे y1 आएगा और y0 पे x-1 आएगा। तो सपोज करो इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन है y = x+1। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन इस इलिप्स को p और q पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको क्या करना है, PQ को डायमीटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो मान लो अगर हम इस PQ को डायमीटर मान लें और इसे डायमीटर मानकर एक सर्किल बनाएं तो वो कुछ इस तरह का सर्किल आने वाला है। तो फाइनली हमें क्या करना है, इस सर्किल की रेडियस अगर r है तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है किसकी, क्वेश्चन में गिवन है 3r का स्क्वायर। तो पहले तो मैंने एक काम किया, मान लिया कि जो p है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। हमने क्या किया, p के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया। अब अगर मान लो हम इस सर्किल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म से लिखें तो डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन आएगी x - x1 और ये आएगा x - x2 प्लस यहां से आएगा y - y1 और ये आ जाएगा y - y2 दैट इज 0।
अगर हम इसे डायमेट्रिक फॉर्म से सर्किल को लिखें, अच्छा अगर आप इससे मल्टीप्लाइड करके सोल्व करो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज x1 प्लस x2 क्या आएगा x माइनस y1 प्लस y2 कितना आएगा y और प्लस में आ जाएगा x1 x2 और प्लस आएगा y1 y2। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, ये सर्किल की इक्वेशन आएगी। अब इस सर्किल की क्वेश्चन में आप देखो मुझे दो चीजें निकालनी है, एक तो x1 प्लस x1 x2 और एक y1 प्लस y2 और y1 y2। अच्छा x1 x2 क्या है कि इन दोनों के क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं एक काम करता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करता हूं। अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूं तो मेरे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल 1 और स्ट्रेट लाइन मुझे दे रखी है। अगर हम पीछे जाएं तो जो स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल एक्स प्लस 1। तो यहां से अगर हम y इक्वल एक्स प्लस 1 की स्ट्रेट लाइन देखें तो ये हमारे पास y इक्वल एक्स प्लस 1 की क्या है स्ट्रेट लाइन। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों के क्या निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप इसके अंदर y की वैल्यू इसमें डाल के इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड ये आएगा बाय 2 दैट इज 1। अगर हम इससे पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाइड करके सोल्व करें तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और राइट में कितना आएगा 4। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहां से ये क्वाड्रेटिक आ रही है 3x स्क्वायर प्लस इसके अंदर आएगा 4x और प्लस अगर हम इसके अंदर देखें तो इसकी LHS में कितना आएगा 2। तो यहां से ये जो आएगा ये आने वाला है कितना माइनस के 2 इक्वल 0। यहां से ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल 0। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से आ जाएगा। तो आपके सामने ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है आपको इस क्वाड्रेटिक में मान लेते हैं इसके रूट क्या है। इसके रूट आप एज्यूम करो कि x1 और x2 इसके रूट है। अब x1 x2 अगर इसके रूट हैं तो यहां से जो सम ऑफ रूट आएगा इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 4/3 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/3। तो यहां से हमें क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 और x1 x2 मिल जाएगा। अब यही काम हम क्या करेंगे y के लिए करेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन करते हैं किसका x का। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो जो x की वैल्यू आएगी वो y माइनस 1 आएगी। आप इस x की वैल्यू को y माइनस 1 इसमें रख के y में क्वाड्रेटिक बनाओ तो y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये y माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 दैट इज कितना आएगा 1। इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाइड करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो यहां से आएगा y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आएगा 2y स्क्वायर और कितना आएगा 4 ऐसा आ जाएगा। अगर हम इससे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो यहां से आने वाला है 3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस में कितना आएगा 3। LHS के अंदर +1 आएगा, 4 को शिफ्ट करोगे तो ये -3 आ जाएगा। अच्छा मान लो अगर इस क्वाड्रेटिक के जो रूट हैं वो रूट क्या है y1 और y2। तो y1 y2 अगर रूट हैं तो जो सम ऑफ रूट आएगा इसकी वैल्यू आएगी 2/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा कितना -1। तो जो भी ये वैल्यूज आएगी ये सारी की सारी वैल्यूज हमें करना क्या है कि पीछे हमारे पास जो इक्वेशन है इस सर्किल की इक्वेशन निकालना है। अब इस सर्किल की इक्वेशन में सारे के सारे डेटा रखकर आपको यहाँ से सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हो कि सर्किल की जो रेडियस आएगी अगर हम रेडियस लिखें तो रेडियस निकाल सर्किल की इक्वेशन निकालने के बाद रेडियस निकालना फॉर्मूला आपको आता है वो आएगा √g² + f² - c। तो आप क्या करना है जो भी इसकी रेडियस आएगी या रेडियस निकाल के आपको यहाँ रखनी है और 3r² की वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका 20 आंसर आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि इतनी कैलकुलेशन तो स्टूडेंट कर सकता है कि इन दोनों को पुट करके सर्किल की रेडियस निकाल कर। तो ये सारे डेटा उसकी इक्वेशन में रख के सर्किल निकाल लो, रेडियस निकाल के 3r² निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो एक प्रोबेबिलिटी का है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक डाइस है, वैसे आप जानते हो नॉर्मल डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर कहा गया है जो डाइस है वो एक बायस्ड है। बायस का मतलब पक्षपाती, यानी वो आपने सेल्फ पर्पस के लिए डिसाइड किए। तो एक बाइस आपको बताई गई है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर हम इसको थ्रो करते हैं तो थ्रो करने पर क्या होता है कि उस डाइस पर अगर कोई भी नंबर आता है, जैसे अगर नंबर 2 आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, नंबर 4 आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर डाइस पर n नंबर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/n। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इस डाइस को थ्रो कर रहे हैं 3 बार। तो मान लो अगर हमें 3 बार इस डाइस को थ्रो करें तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि थ्रो करने पर जो टोटल है वो 32 आना चाहिए, सॉरी 48 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो जैसे डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो पहले हाईएस्ट नंबर लेते हैं, मान लेते हैं एक 32 आ गया। तो किसी एक डाइस पर अगर 32 आ गया तो बचे हुए 2 प्लेसेस का जो सम है वो कितना आना चाहिए 16। तो बचे हुए 2 प्लेसेस का सम 16 कैसे आ सकता है कि 8 8 और कितना आ जाए 32। एक पॉसिबिलिटी तो ये, लेकिन ये भी 3 केस बनेंगे। अगर आप समझो तो इसमें
8 8 32 आ सकता है, या 8 32 8 आ सकता है, या 32 8 8 आ सकता है। प्लस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है कि बाकी एक प्लेस पर अगर आप 32 फिक्स करोगे तो एक को फिक्स करने के बाद बाकी दो का जो सम है वो 16 केवल इसी केस में आ सकता है, 8 और 8, बाकी पॉसिबल नहीं। अब मान लो सपोज करो कि इसके अंदर एक प्लेस पर 16 आ जाए, तो अगर हम इसके अंदर एक नंबर को 16 ले लें तो एक नंबर को 16 लेने पर बाकी जो दो प्लेसेस हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 32। अब सम 32 यहां से देखो तो सम 32 केवल 16 16 के केस में बन सकता है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि इनका सम 48 आ जाए। इसके अलावा अगर मान लो आपने किसी भी एक प्लेस पर 8 लिया, तो 8 लेने का मतलब है कि अगर आपने 8 लिया तो बाकी जो दो प्लेसेस उसका सम 40 आना चाहिए। तो क्या बाकी दो प्लेसेस का सम 40 आ सकता है? तो वो जाहिर सी बात है यही वाला केस बन जाएगा रिपीट होकर। और अगर हम इसके अंदर किसी प्लेस पर 4 लें तो बाकी जो दो प्लेसेस होंगे उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 44। तो यहाँ पर 44 पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो पॉसिबल केसेस है वो ये होंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है जो 8 8 32 है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, तो ये आएगी 1/8। दोबारा 8 आने की आएगी 1/8 और 32 की 1/32। अब जाहिर सी बात है ये कितने केस हैं अगर आप समझो तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, 8 8 32, 8 32 8 और 32 8 8, तो ये मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 3। और अगर हम इस वाले केस की बात करें जिसमें 16 16 16 आना चाहिए, तो 16 16 16 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16। और जो भी ये नंबर आएगा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर इसका सेकंड ऑप्शन 7/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो एक क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है एक क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² माइनस 2bx और प्लस कितना है 15। आपसे इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली बात, इसके जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। रूट्स रिपीट करने का मतलब मान लेते हैं इसकी रूट अल्फा अल्फा है। अब जिसके बारे में जो भी बातें मैं जानता हूं, जैसे मुझे पता है कि अगर अल्फा अल्फा इसकी रूट है तो अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं तो यहां से अल्फा प्लस अल्फा आएगा माइनस के b अपॉन a यानी कि 2b/a। तो सॉल्व करने पर मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी b/a। सबसे पहली बात कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा कितना आ जाएगा, b अपॉन a। दूसरी बात, अगर अल्फा अल्फा इसके रूट है तो अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो वो 15/a आ रहा है, तो यहां से बोल सकता हूं a आ जाएगा 15 कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर। यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे ये बात पता है कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट अगर बराबर हैं तो उसका d0 आना चाहिए। तो अगर मैं d0 की यहां से कंडीशन लगाऊं तो यह आएगा 4b² माइनस 4a इंटू 15, और ये 0 आ रहा है। तो यहां से अगर मान लो हम सोल्व करें तो जो b² आएगा, अगर आप इसके अंदर b² निकालो तो b² की जो वैल्यू आ रही है वो 15 इंटू a आ रही है। अगर आप इसके अंदर a की जो वैल्यू है यहां से पुट करो, a आएगा 15/α²। तो अगर हम इसके अंदर a को पुट करें तो 15 इंटू 15/α²। तो यहां से अगर हम b की बात करें तो b प्लस माइनस 15/α आ जाएगा, ये हमारे पास b आ जाएगा। दूसरा, इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो अगर हम इस सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x² माइनस 2bx और प्लस आएगा 21 0। इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट हैं वो अल्फा बीटा हैं। अब अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो यहां से अब देखो कि अगर मैं इसके अंदर सम ऑफ रूट निकालूं तो वो 2b आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21। ये इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आएगी। अगर हम सेकंड इक्वेशन से बीटा निकालें तो इस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 21/α आ रही है, और जो भी ये बीटा की वैल्यू आ रही है आप इस बीटा की वैल्यू को यहां रख दो इस इक्वेशन में। इसके अलावा जो b आपने निकाला है ना, इस b को प्लस माइनस 15/α भी हम यहाँ रखेंगे। तो मैं इसको अगले पेज पर अगर सोल्व करूं तो यहां से अब देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी। अगर हम इसे नेक्स्ट पेज पे सोल्व करें तो हमारे पास ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा को मैंने लिख दिया कितना, 21/α, और राइट साइड में मेरे देखो क्या आ रहा था कि यहाँ पर जो राइट साइड है इसके अंदर 2b आ रहा है। अगर आप इसके अंदर b की वैल्यू प्लस माइनस 15/α लो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/1 क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर प्लस माइनस 15/α लें तो राइट साइड में आएगा 2b। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस 15/α लूँ, मान लो ऐसा लूँ, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप α² से क्या करो, अल्फा से मल्टीप्लाइड करो, तो ये α² प्लस 21 में आ जाएगा प्लस माइनस कितना आएगा, 30। यानी α² की दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। अगर हम यहाँ पर प्लस लें तो 9 आ रहा है, और अगर माइनस लें तो ये माइनस में कितना आ जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे तो माइनस लोगे तो माइनस के 51 आएंगे। तो जाहिर सी बात है इस केस में तो अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, यानी रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो हम इसको तो नेग्लेक्ट करते हैं, तो α² की वैल्यू 9 आएगी।
अब अगर हम यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा आ जाएगा +-3। अच्छा, पीछे आपने देखा कि जो बीटा था वो बीटा कितना था, बीटा था 21/अल्फा। अगर आप इसके अंदर अल्फा की वैल्यू को +-3 रखोगे तो यहां से बीटा आ जाएगा कितना, +-7। तो फाइनली हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अगर हम इसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 + 49 सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 58। यानी फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो 58 आएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज 2x² dy/dx। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर जो भी टर्म है इसको राइट साइड ले रहा हूं। राइट साइड अगर इसे लिया जाए तो ये 2xy माइनस के 3y² आ रहा है, और हमने क्या किया, इसे अगली स्टेप में 2x² से डिवाइड किया। तो जो dy/dx की वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू आ जाएगी 2xy माइनस 3y² अपॉन में कितना आएगा, 2x²। आप यहां से नोटिस करो कि जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप जानते हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y को पुट करते हैं tx। अगर मैं इसके अंदर y को tx पुट करूं और यहां से dy/dx निकालूं तो वह आएगा t + x dt/dx। और आप इसके अंदर पुट करो तो LHS के अंदर अगर हम वैल्यू रखें तो LHS में तो आएगा t + x dt/dx। और इसका जो न्यूमरेटर है आप इसके अंदर y को tx रखो, तो y को tx रखोगे तो ये 2x tx आएगा और माइनस में 3tx का क्या आएगा, स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2x²। आप इसके अंदर क्या करोगे कि ये जो tx लिखा है, ध्यान रखना है ये लिखा है tx। अब अगर हम इसके अंदर 2x² को दोनों में सेपरेटली डिवाइड करें तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं अगर आप इसे 2x² को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करोगे तो यहाँ t आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि LHS में तो कितना आ रहा है, t + x dt/dx, और ये आ जाएगा t माइनस, अगर आप पीछे जाओ तो यहाँ पर आप नोटिस करो जब आप इस 2x² को सेकंड टर्म में डिवाइड करोगे तो x² कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद ये जो टर्म आने वाली है ये टर्म आ जाएगी माइनस के 3/2 और क्या आने वाला है, t²। तो यहाँ से आप देखो कि t से t कैंसिल होगा, और उसके बाद अगर हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दें तो हम इसको लिख देते हैं dt/माइनस के t², और राइट में आएगा 3/2x एंड dx, ऐसा आ जाएगा। इसे आप अगली स्टेप में इंटीग्रेट करो तो ये 1/t आएगा और यहाँ पर 3/2, सॉरी ये x नीचे आएगा। अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो x आने वाला है ये 1/x आएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3/2 ln कितना आएगा, x, और प्लस में c मान लो। अब क्वेश्चन में c निकालने के लिए आपको देखो एक इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जो y ऑफ e है वो e/3, यानी x इक्वल e पर y की वैल्यू कितनी आएगी, e/3। तो अगर हम इसके अंदर x को e रखें और x को e रखें तो y की वैल्यू अगर e/3 है, और यहाँ से अगर आप सोल्व करके c निकालो तो राइट साइड में अगर आप x को e रखोगे तो ये ln e यानी 1 आएगा, तो 3/2 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इसके अंदर t की वैल्यू रख दो सबसे पहले, तो जब इसके अंदर t की वैल्यू रखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है कि x/y इक्वल आ जाएगा 3/2 ln x और प्लस आ जाएगा कितना, c। मैंने इसके अंदर क्या किया, जो t की वैल्यू है y/x जो पीछे हमने सब्स्टिट्यूट किया था उससे पुट कर दिया, तो ये x/y आएगा। अब अगर आप इसके अंदर x को e और y को e/3 लेते हो तो ये e और ये e/3 आएगा, तो ये तो आ जाएगा 3 और इधर आएगा 3/2 प्लस c, तो c आ जाएगा यहाँ से 3/2। आप इसके अंदर c को 3/2 रख दो, 3/2 रखकर आपके सामने ये आएगा x इक्वल x/y एंड 3/2 ln x, और ये आ जाएगा कितना, 3/2। फाइनली हमें इससे क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी x इक्वल 1 पे y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसके अंदर क्या करो कि x को 1 पुट करो। अगर हम इसके अंदर x को 1 पुट करके y फाइंड आउट करें तो आप देखो x इक्वल 1 पे ln तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से नंबर आने वाला है 1/y दैट इज 3/2। तो यहाँ से जो y आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 2/3। तो अगर आप पीछे जाकर देखो तो इसके अंदर 2/3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है सर्किल का, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है जो y एक्सिस और x - y की स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। तो सपोज करो कि आपके पास इस तरह की एक लाइन है, ये मान लेते हैं y इक्वल x की स्ट्रेट लाइन है, और कोई सर्किल है जो इसको टच कर रहा है, तो मान लेते हैं इस तरह का एक सर्किल है जो y एक्सिस और इस लाइन को टच कर रहा है। अब अगर हमें इसके सेंटर का लोकस निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसका जो सेंटर है उसके CH, K मान लेते हैं।
आप सबको पता है कि जब कोई सर्किल y एक्सिस को टच करता है तो y एक्सिस को टच करेगा तो y एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरह से परपेंडिकुलर तो ये h आएगा और यहां से यहां तक का जो पार्ट आता है ये k आता है। तो जब कोई सर्किल y एक्सिस को टच करता है तो उसकी जो रेडियस आती है वो हमेशा उसके h के बराबर आती है। तो यहां पर r कितना होगा h। इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा गया है कि जो सर्किल है ये सर्किल इस लाइन को टच कर रहा है। तो अगर ये सर्किल इस लाइन को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से तो जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है P बराबर R, यानी कि जो सर्किल का सेंटर होगा उसकी इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो सर्किल की रेडियस के इक्वल आएगी। तो अगर हम इसके अंदर इस h की इस लाइन से क्या निकाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस आने वाली है h माइनस के बाय √2 और ये डिस्टेंस सर्किल की रेडियस यानी कि h के बराबर आना चाहिए। यहां पर सर्किल की रेडियस कितनी होगी h। अब अगर हम इसके अंदर स्क्वायरिंग कर दें क्रॉस मल्टीप्लाइड करके तो यह आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h और राइट साइड में आएगा 2h²। तो फाइनली अगर मैं इसके अंदर लोकस लिखूं, अगर हम इसके अंदर h को k का लोकस लिखें तो h को x और k को y लिखोगे तो इक्वेशन आने वाली है x² प्लस 2xy और माइनस y² 0। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा x² 2x प्लस y माइनस y², तो ये आंसर आने वाला है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा।